नमस्कार, मैं हूं अभय किशोर। आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी खास पेशकश सनकी हवाबाज में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उन सनकी पायलटों की जिनकी वजह से दुनिया भर में कई हवाई यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 24 मार्च को फ्रांस की आल्प्स पहाड़ियों में जर्मन विंग्स प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर पायलटों में क्यों बढ़ रहा है फ्रस्ट्रेशन, और एयर ट्रैफिक के मामले में दुनिया में तेजी से विकास करने वाले भारत को इससे क्यों सतर्क रहने की जरूरत है, और वो इस चुनौती का सामना करने के लिए कितना तैयार है? आज की इस खास पेशकश में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 24 मार्च को क्रैश हुए जर्मन एयरविंग्स के प्लेन के वॉइस रिकॉर्डर ने जो सच्चाई उगली है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। फ्लाइट के सनकी को पायलट ने ही इस विमान को क्रैश करा दिया था, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इस तरह की घटनाओं में 571 हवाई यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में जिस तेजी के साथ एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, इस तरह के हादसों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रांस की अल्प्स चोटियों में 24 मार्च को क्रैश हुए जर्मन विंग्स एयरलाइंस की फ्लाइट के कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज इस आवाज ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इन आवाजों के आधार पर जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फ्लाइट के को पायलट आंद्रे लुबीज ने जानबूझकर प्लेन को अल्पास की पहाड़ी पर टकरा दिया। को पायलट आंद्रे लुबीज के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार था। ये पहला मौका नहीं है जब किसी सिरफिरे पायलट के कारण उड़ान के दौरान हवाई यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। 1982 से लेकर अब तक कुल 571 यात्रियों को इस तरह के हादसों में जान गंवानी पड़ी है, जब पायलट ने जानबूझकर क्रैश कराया हो। 2003 से 2012 के बीच अमेरिका में इस तरह के 8 क्रैश हुए हैं। इन 8 मामलों में से 4 मामलों में पायलट शराब के नशे में थे, तो 2 में डिप्रेशन के शिकार थे। अमेरिका के अलावा भी दुनिया भर में इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। यदि भारत की बात की जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में यहाँ भी इस तरह के हादसे पेश आए। दरअसल एयरलाइंस वो सेक्टर है जो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इस तेजी के साथ ना तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तकनीक विकसित हो रही है और ना ही ट्रेंड पायलट तैयार हो रहे हैं। दरअसल फ्लाइट में पायलट की एक जरा सी भूल सब कुछ खत्म कर सकती है। ऐसे में पायलट के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग जरूरी होती है, लेकिन फिलहाल कम से कम इंडिया में तो कोई भी एयरलाइंस इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। जर्मन विंग्स एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ हुआ यह हादसा दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए एक बड़ा सबक जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और दुनिया भर में बढ़ रहे एयर ट्रैफिक और पायलटों के बढ़ते तनाव के बीच इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सिद्धार्थ शुक्ला। कैप्टन शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं कैप्टन शुक्ला, आपने देखा पहले MH370 जो हमें मलेशियन प्लेन था, उसके गायब होने के लेकर तमाम तरह के कयास लगाते जा रहे। ये थियरी भी आई कि प्लेन जो है लगभग 7 घंटे उड़ता रहा, तो इसको इंटेंशनली क्रैश कराया गया है। फिर ये दूसरी घटना आई है जिसमें अचानक देखा गया है कि प्लेन ने हाइट ड्रॉप की, अपना अल्टीट्यूड कम किया, सडनली 32,000 फुट से 5,000 फुट पर आता दिखता है। और ये भी पता चलता है वॉइस रिकॉर्डर से कि को पायलट उस समय कमांड में था, कैप्टन बाहर था और पायलट को उसने लॉक कर दिया था।
तो ये जो डिप्रेशन है, इस तरह की चीजें जो बढ़ रही हैं पायलट्स में, इस फ्रस्ट्रेशन के लिए क्या कारण है? कारण तो कई होते हैं जी क्योंकि ये बात भी सब लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया में सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जी और जिसके बारे में बहुत कम ज्ञान है वो है दिमागी इंसान का जो दिमाग है उसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा ज्ञान लोगों को नहीं मालूम पड़ चुका है। पर ये बात भी साथ में है कि इन चीज़ों के पीछे में काफ़ी कुछ एक सामाजिक परिवेश भी रहता है जो इन चीज़ों को प्रेरित करता है। आपने एक चीज़ की ओर ध्यान दिया होगा कि जितनी भी इंस्टेंसेस अभी बताए गए ये ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप के देशों के हैं जी जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ का डेवलपमेंट बहुत साल पहले हो गया जिससे कि कई लोग अपना जीवन अकेले जीते हैं और मटेरियलिज्म का जीवन जो जी रहे हैं, पर जो इमोशनल कोशेंट होता है उसकी भरपाई जब नहीं होती है तो ये इस प्रकार की बीमारियों से आदमी चुपके से ग्रसित हो जाता है जो किसी को भी नहीं मालूम पड़ पाता। जी कैप्टन शुक्ला, एक हमारे पास रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि जो घटनाएं हुई हैं, ये 50 साल की रिपोर्ट है, 1950 से लेकर 2000 तक की रिपोर्ट है। ये कहती है कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें से 53% जो है वो पायलट एरर हैं। इन पायलट एरर में से अगर मैं बाइफरकेट करूं तो पायलट एरर 32% है, वेदर कंडीशंस के चलते जो एरर हुआ है वो 16% है, और इसके अलावा 5% वो मैकेनिकल फेलियर से हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में पायलट एरर हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। किस तरह की गलतियां पायलट से होती हैं और क्या कारण उसके पीछे? इसमें अब अपन क्रमवार अगर देखें तो पायलटों की गलतियां जो होती हैं वो ह्यूमन एरर का एक हिस्सा है। जी ह्यूमन एरर में जो फैक्टर्स हैं जो कि गलतियों को प्रेरित करते हैं उसमें कभी ट्रेनिंग के अंदर कुछ कमी भी हो सकती है। जी ट्रेनिंग के बाद में जो रिवीजन होना चाहिए या उनका जो अपडेट होना चाहिए उसके अंदर में कुछ कमी हो सकती है। जी कभी कभी ज़्यादा दिन कोई काम को करते हुए लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जी तो उससे भी कमी होती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वेदर जी जो मौसम है वो हर दिन हर पल अपने आप को अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। उसकी समझ, उसकी रीडिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि वेदर ने काम किया पर वो वेदर की एक्टिविटी के कारण एक पायलट एरर डेवलप हो जाता है जिसके कारण की दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर होता है कि वो अंततः क्योंकि ऑपरेट करने वाला पायलट रहता है तो सब चीज़ उसके सिर पे ही आके गिरती है कि ये उसके हुआ, पर इसके पीछे कई अलग अलग फैक्टर रहते हैं। इनमें से एक फैक्टर ये भी है कि उसका मानसिक स्तर या मानसिक पृष्ठभूमि कैसी रही है और वो किस टाइप का व्यक्ति है, जी वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैप्टन शुक्ला, आप खुद भी पायलट रहे हैं और जो अमूमन देखा जाता है जब भी कोई हादसा होता है तो कहा जाता है कि कैप्टन को इतने घंटे तक प्लेन उड़ाने का अनुभव था, 10,000 घंटे उड़ाए, 6,000 घंटे उड़ाए, 5,000 घंटे उड़ाए। मूल रूप से एक हवाई जहाज को उड़ाना कोई कार चलाने जैसा तो है नहीं कि आपने एक कार चलानी सीख ली तो हर कार चला सकते हैं। हर प्लेन एक दूसरे से अलग अलग होता है, उसके कमांड मॉड्यूल्स अलग होते हैं। तो ये जो घंटे उड़ाने के घंटे वो कितने इंपॉर्टेंट हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि मैंने अभी पॉइंट आपको बताया था कि वेदर को पढ़ना सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसमें एक्सपीरियंस से ही आता, किसी किताब से किसी वेदर को नहीं पढ़ा जा सकता। जितना आप एक्सपीरियंस उस वेदर के बीच में आप निगोशिएट करते हो हर पल हर दिन, तब आपको एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि इस क्षेत्र में ये वेदर इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और हमको अपनी मशीन को इस तरीके से इसमें से मनूवर करना है। अब यही चीज़ एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा रहती है। बाकी जो मैकेनिकल चीज़ें रहती हैं उसमें तो कोई खास चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि आपने बताया भी कि मैकेनिकल एरर कम रहता है क्योंकि वो डिज़ाइन रहता है, वो उस तरीके में अपने दायरे में काम करता रहता है। जो मनूवरिंग है वो वेदर के हिसाब से पायलट को करनी है, तो वो हमेशा जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको जजमेंट करना पड़ता है कि मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं। अब उसमें गलती हो जाती कभी कभी। जी, तो जजमेंटल एरर, ये अनुभव और जजमेंटल एरर, ये दो ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि हवा में उड़ते प्लेन और उसके साथ जिन यात्रियों की सुरक्षा जुड़ी है उसके लिए सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल है। कैप्टन शुक्ला से हमारी बातचीत जारी रहेगी और उनसे ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तेजी से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है और भारत में खास तौर पर दुनिया में जिसमें बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है भारत का एविएशन सेक्टर, तो उसमें किस तरह की चुनौतियां होंगी और क्या परिदृश्य वो पाते हैं भविष्य में। कहीं जाइएगा मत, अभी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे सनकी हवाबाजों की, यानी उन पायलट्स की जिनके डिप्रेशन या उनकी फितरत के वजह से कई हादसे हुए हैं, बड़े हादसे, जिनमें अब तक 500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें सबसे रिसेंट जो है वो फ्रांस में लुफ्थांसा की एक लो कॉस्ट कैरियर के क्रैश होने का है। देश में और पूरी दुनिया में एयर ट्रैफिक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार तेजी से बढ़ते इस एयर ट्रैफिक में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। अभी अगर हम भविष्य के प्रोजेक्शन की बात करें तो 2020 तक भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ग्रोथ वाला देश हो जाएगा पैसेंजर ट्रैफिक में। और ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो जहां दुनिया में 5% की रेट से पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ हो रही है, भारत में 9% की हो रही है। अगर यही प्रोजेक्शन चलते रहे तो 2030 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक ग्रोथ वाला देश बन जाएगा। कैप्टन शुक्ला, जिस तरह से ये सिनारियो चेंज हो रहा है और जिस तरह से भारत में लोकप्रियता बढ़ रही है विमान यात्राओं की, हवाई यात्राओं की, तो भारत की ग्रोथ के साथ वो बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हमारी व्यापारिक ग्रोथ हो रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमारी कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं और उसी तेज़ी से हमारी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन इस स्थिति में जबकि इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और प्रोजेक्शन हो कि अगले आने वाले दिनों में 30-35 हज़ार नए विमान खरीदे जाएंगे दुनिया में, क्या हमारे पास इतने ट्रेंड पायलट हैं? एक शब्द में कहूँगा तो नहीं जी। आप ये पूछेंगे कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, वो एक लंबी चर्चा का विषय है जी। पर आज की तारीख में जो ये प्रोजेक्शंस हैं, ये अगर सही होते हैं तो हमारे पास में ट्रेन पायलट्स नहीं है। पायलट एक दिन में बनता नहीं, पायलट बनने में भी समय लगता है जी। और हालांकि डीजीसीए ने कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है विदेशों चीज़ों को देख के जी। इस प्रकार के हादसों को देखते हुए और दूसरी ज़रूरतों को देखते हुए मुझे लगता है कि उनको वापस जो पहले 250 घंटा था सीपीएल करने का, जो बेसिक रिक्वायरमेंट था, उसको भी वापस करना चाहिए और ट्रेनिंग और जो उसके अंदर में रिफ्रेशर कोर्सेज है उसकी मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। कैप्टन शुक्ला, जो आपने अभी कहा है ना कि ट्रेंड पायलट्स की कमी है, तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक मसला ये है कि ओवर स्ट्रेच करना पड़ रहा है पायलट्स को। जैसे मैंगलोर फ्लाइट जो क्रैश हुई थी, मैंगलोर विमान हादसा जब हुआ था, तब ये बात कही गई थी कि पायलट ओवर स्ट्रेच कर रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में जबकि पायलट्स पर दबाव बढ़ रहा हो, एयर ट्रैफिक स्टाफ कम हो और फ्लाइट्स बढ़ रही हों, तो अमूमन एक फ्लाइट जो उड़ाता है कोई भी चालक, वो कितनी देर तक पायलट को कंटिन्यूअसली उड़ाने की परमिशन होती है एज पर रूल्स? इस मामले में मैं आपसे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रख पाऊंगा क्योंकि डीजीसीए की इसमें बहुत क्लियर कट रूल्स हैं। उसको कहते हैं फ्लाइट टाइम ड्यूटी रेगुलेशंस होते हैं, एफडीटीएल रेगुलेशंस होते हैं। तो एफडीटीएल रेगुलेशंस हिंदुस्तान में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सभी एयरलाइंस उसको फॉलो भी करती हैं। अब ये बात ज़रूर है कि क्योंकि ये काम काफ़ी कंसंट्रेशन वाला रहता है जी, तो इसमें स्ट्रेस तो जरूर डेवलप होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस है पायलट्स पर, इसको जानने के लिए जो किसी भी फ्लाइट के पहले जब छोड़ा जाता है, किसी भी पायलट को ओके किया जाता है, क्लियर किया जाता है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? ये बात है मेडिकली अनिवार्य की गई है कि हर फ्लाइट के पहले, चाहे वो हेलीकॉप्टर के हों चाहे वो फिक्स विंग के हों, इन पायलटों को, चाहे वो एयरलाइंस के जहाज़ उड़ा रहे हों, चाहे वो नॉन स्टेबल ऑपरेटर जहाज़ उड़ा रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जहाज़ उड़ा रहे हों, डीजीसीए की सख्त कानून है कि उनकी मेडिकल टेस्ट होगी और स्पेशली अल्कोहल या किसी भी अदर प्रकार का 12 घंटे में कोई इंटॉक्सिकेशन या डिप्रेसेंट उन्होंने ना लिया हो, यहाँ तक कि एंटी एलर्जिक भी ना ली हो, इसका जांच डॉक्टर को करना रहता है और उसके बाद ही उनको क्लियर किया जाता है जी। पर फिर जो ये जिस चीज़ की अपन चर्चा कर रहे हैं, इन सब जांचों के बावजूद भी एक मानसिक विकृति को नहीं पकड़ा जा सकता। तो जिस परिस्थितियों को अगर हम कहें कि जब भी किसी पायलट का हम सिलेक्शन करते हैं तो किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? मुझे फिजिकल फिटनेस, आपने कहा फिजिकल फिटनेस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी निजी पृष्ठभूमि, उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री, क्या इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है? हाँ, मेडिकल हिस्ट्री का तो चेकअप होता है कि जब इशू ऑफ लाइसेंस होता है तो मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि कहीं इसको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि इसके परिवार में चल रही हो। कुछ दिमागी चीज़ों के बारे में भी चर्चा देखी जाता है, जैसे कि एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी ना हो,
जी। बट ये भी मैं दावे से नहीं कह सकता कि कोई दिमागी फिटनेस के बारे में कोई बहुत बड़ा टेस्ट होता हो, वैसा तो नहीं है। बट हाँ, अब इन चीज़ों के बारे में होने के बाद मुझे लगता है कि ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। हालांकि उसके क्या टेस्ट है उसका जानकार मैं नहीं हूँ, कोई एक मनोरोग विशेषज्ञ बता सकता है कि कैसे उसको टेस्ट किया जा सकता है। बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इसका भी इजाद होना चाहिए कि कुछ ऐसे टेस्ट किए जा सकें जो कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ सके। जर्मन विंग्स वाले की बात करें अगर आप, जर्मन विंग्स का जो क्रैश हुआ तो ये देखा गया कि को पायलट जो है उसने पायलट के बाहर जाने के बाद अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया और पायलट की री एंट्री नहीं हो सकी। भारत में एयरलाइंस में ये चेंजेस किए गए हैं कि एक समय में कॉकपिट में कम से कम 2 लोग होंगे। अगर पायलट बाहर जा रहा है या को पायलट बाहर जा रहा है तो कोई फ्लाइट अटेंडेंट साथ में होगा ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में दरवाजा खोला जा सके। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की जा सकती कि इमरजेंसी में दरवाजे को बाहर से खोलना संभव हो? ये मेजर बनाया था, सुरक्षा के लिए ही बनाया था कि कोई हाईजैकर उसके अंदर ना घुस जाए जी। और उसका ये दुरुपयोग भी हो सकता है कि कोई आदमी उसको बंद कर ले और उसको खोलने ही ना दे। बट हिंदुस्तान में एक रूल है जिसके तहत फ्लाइट अटेंडेंट को अंदर बुलाया जाता है, तभी एक पायलटों में से एक पायलट अगर मान लो टॉयलेट या किसी पानी वानी पीने के लिए वो बाहर जाता है तो वो तभी उसको जाना, तो हमेशा कॉकपिट में 2 आदमी रहते हैं। तो ये सुरक्षा भारत में बरती जाती है। अभी हम ये चर्चा जारी रखेंगे, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कैप्टन सिद्धार्थ शुक्ला से चर्चा कर रहे थे कि जो पायलट्स हैं उनके हाथों में चूंकि जान होती है तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत मायने रखती है। तो कैप्टन साहब से जानते हैं कि किस तरह की उनकी मानसिकता होती, किस तरह का उनका टेम्परामेंट होता है। कैप्टन साहब, क्या टेम्परामेंट पायलट के होते हैं और किस तरह के मानसिक दबाव में वो चल रहा होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? इसको अगर समझें तो उसके 2 हिस्से हैं जी। पहला कि कैसी मानसिकता वाला आदमी अच्छा पायलट बन सकता है जी। तो वो मानसिकता वाला आदमी जो कि क्राइसिस में भी शांत रहना जानता है, अगर मतलब कोई सिचुएशन अगर बिगड़ गई है जी। उसमें भी अगर वो अपना दिमागी शांत और मन से शांत रहता है तो वो सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स अच्छे से करके अपने को भी बचाएगा, मशीन को भी बचाएगा और सारे लोगों को बचाता है। तो एक कैप्टन कूल चाहिए हवाई जहाज को उड़ाने के लिए। बिल्कुल जी, कि कैप्टन कूल की आवश्यकता है। और नंबर दूसरी चीज ये रहती है कि उसकी जो तवज्जो है जी, वो सेफ्टी पे होनी चाहिए जी। क्योंकि टेक ऑफ करने के बाद में जो मुख्य काम लैंडिंग के पहले किसी भी पायलट का होता है वो होता है कि मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम्स हवाई जहाज में चल रहे हैं, इंजन से लेके पूरी ऑपरेशन जितने चल रहे हैं उन सिस्टम्स की मॉनिटरिंग का मेन काम होता है उसका। कैप्टन साहब, आपने लैंडिंग की बात की, जो रिपोर्ट जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस रिपोर्ट में ये भी है कि सर्वाधिक जो फैटेलिटी हो रही है वो 25% जो क्रैशेस हुए हैं वो लैंडिंग के समय हुए हैं। बाकी क्रैशेस की देखें तो टैक्सीइंग में 12% है, टेक ऑफ में 12% है ना, इनिशियल क्लाइम में 8% होता है, क्लाइम में 10% होता है, क्रूजिंग स्पीड पर सबसे कम 8% लगभग है या 4% डिसेंट में है, लेकिन लैंडिंग में सर्वाधिक 25% हादसे हुए हैं। तो लैंडिंग के वक्त ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान एक पायलट रखता है और किस फॉल्ट की वजह से क्रैशेस होते हैं? अब जैसे कि पूरी पायलट की जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो वो करता है उसमें सबसे कठिन क्रिया है लैंडिंग कराना। और अगर सही रूप से कहा जाए तो पायलट को पैसे लैंडिंग करने के लिए ही मिलते हैं कि वो सेफ लैंडिंग कर सके। अब जैसे मैंने कि चर्चा के शुरू में कहा था कि बहुत सारा जजमेंटल काम होता है जी। जब हम लैंड कर रहे होते हैं तो अप्रोच किस तरीके से बना है, हवा की गति किधर से है, हवा कहाँ से आ रही है, मौसम किस प्रकार का है, सरफेस हीटिंग कितनी हुई है, ऐसी कई सारी चीज़ें रहती हैं जो जाने अनजाने को उसको ध्यान में रख के उसको लैंड कराना पड़ता है जी। और लैंडिंग में क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए हैं और उसके हाथ में समय कम रहता है और उसको एक निर्धारित जगह पे ही उतारना होता है जी। तो उस समय में अगर वो पूरा काम नहीं कर पाया तो दुर्घटना को अंजाम मिलती देता है वो। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि दुनिया की कोई भी मशीन इतनी ताकतवर नहीं होती जितना ताकतवर उसके पीछे बैठा आदमी होता है।
तो हम इस चर्चा में कैप्टन शुक्ला आप हमारे साथ बने रहे और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किसी भी लैंडिंग की स्थिति में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस स्थिति में कैप्टन का अपना जो जजमेंट है और जो उसका अपना अनुभव है वो काम आता है, मशीन और नियमावली बहुत काम नहीं आती। आप इस चर्चा में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे हवाई हादसों की और साथ में ये भी कि इसमें पायलट का रोल क्या होता है और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं विदेशों में जिसके चलते ये चर्चा शुरू हुई, निश्चित तौर पे भारत में भी वो एयर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का सामाजिक ढांचा अब भी सुरक्षित है। जिस तरह के माहौल में, जिस तरह की परवरिश में एक भारतीय रहता है, उसमें तनाव को दूर करने के लिए अमूमन उसके पास परिवार का साथ होता है, समाज का साथ होता है। इसलिए हमारे लिए उम्मीद की किरण विदेशों की तुलना में ज़्यादा है। इस बुलेटिन से संबंधित कोई भी राय या सुझाव आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे editor@ibc24.in पर मेल करें। नमस्कार।